आज हम देखेंगे क्लास 10th, सब्जेक्ट है हिंदी, उसका चैप्टर नंबर 2, 2 लघु कथाएँ जो कि पूरक पठन है। इसके राइटर है नरेंद्र कौर छाबड़ा। इसमें 2 लघु कथाएँ हैं। तो पहला है कंगाल। तो पहले हम कंगाल का गद्य संबंधी देख लेते हैं। गद्य संबंधी यहाँ 2 लघु कथाएं दी गई हैं। प्रथम लघु कथा में लेखिका ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। यहाँ पर लेखक हमें अपनी सोच को सुधारने के लिए कह रहे हैं कि जब हम बड़े दुकानों पे जाते हैं, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, और जब भी हम जैसे ठेले वाले हो गए, फेरी वाले हो गए, रेहड़ी वाले हो गए, वो गरीब लोग हैं, उनसे हम मोल भाव करते हैं और सामान लेने में झिकझिक करते हैं, यानी बहुत 1 रुपया 2 रुपया ऐसे मोल भाव करते हैं थोड़े थोड़े पैसों के लिए। तो हमें इस सोच से बचना है। तो लघु कथा है, पहली लघु कथा है कंगाल। हम शुरू करते हैं। कंगाल, कंगाल का मतलब होता है गरीब या फिर निर्धन। ये इसका शीर्षक है। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। भीषण का मतलब होता है भयानक। तो इस साल बहुत भयानक गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे ही रहते थे, और जो दिन था अंगार यानी गरम, एकदम गरम से तप रहा था। रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। रातों में लू यानी गर्म हवा। अगर हवा गर्म होती है गर्मी में तो उसको लू कहते हैं। और उमस का मतलब होता है जब हवा नहीं चलती है तब भी जो गर्मी होती है ना, उसको उमस कहते हैं। तो रात में लू और उमस से भी चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजे और घुटने भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताएं। तो उन्होंने क्या सोचा कि इस लीजे का मतलब होता है एकदम बेढंग का मौसम। आपने शाम के वक्त देखा होगा जो पीला पीला मौसम होता है, जो हवा नहीं चलती है, तो वैसा मौसम। और घुटन भरा यानी हवा नहीं चल रही है। तो ऐसे मौसम में उन्होंने क्या सोचा कि कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए, यानी कुछ हिल स्टेशन पर चले जाए। आगे अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। तो क्या किया उन्होंने? अगले ही सप्ताह यानी नेक्स्ट वीक ही पर्वतीय स्थल यानी हिल स्टेशन जो स्थल है उसकी यात्रा पर निकल गए। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा। अभी जब लोग हिल स्टेशन गए तो वहाँ पर 2-3 दिन में ही एकदम सुकून यानी एकदम शांति सा महसूस फील करने लगे। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की निर्वता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। अभी थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य यानी वहाँ का नेचुरल ब्यूटी, हरे बड़े पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, यानी वहाँ जो पहाड़ है वो एकदम गर्व से मानो एकदम बिना डरे खड़े हैं जैसे। दीर्घता सिद्ध करते हुए वृक्ष, दीर्घता यानी बड़प्पन दिखाते हुए जो पेड़ है, यानी जैसे पेड़ कह रहे हैं कि देखो हम कितने बड़े हैं। पहाड़ों की निर्वता में हल्का सा शोर कर, पहाड़ों की निर्वता का मतलब होता है एकांत,
यानी शांति। जो पहाड़ों के यहाँ जो शांति है ना, उसमें हल्का सा शोर आ रहा है, यानी हो सकता है कि झरने का कुछ आवाज़ आ रहा हो, समझे। अपना अस्तित्व सिद्ध करते हुए झरने, तो वो जो झरने हैं वो बह रहे हैं, तो जो पहाड़ है उसके एकांत में यानी उसकी शांति में वो झरने की जो आवाज़ है वो आ रही है, मानो झरने कह रहे हैं कि हम भी हैं। अस्तित्व का मतलब होता है प्रेजेंस, यानी वो भी है। मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे, यानी वो जो मन जो गर्मी से वो हो गया था, तो यहाँ पे आके एकदम शांति भरा करने के लिए ये सारी चीज़ें पर्याप्त यानी काफ़ी थे। उस दिन शाम के वक्त झील के किनारे टहल रहे थे। अभी लेखक बता रहे हैं कि शाम के वक्त झील के किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे। वहाँ पे एक भुट्टे वाला आया, वो जो मकई बेचते ना, भूज के सेक के बेचते ना, वो आया और कहने लगा, साहब भुट्टा लेंगे, गरम गरम भून कर मसाला डाल लगा कर दूंगा, गरम गरम दूंगा। सहज ही पूछ लिया कितने का है। सहज ही यानी सीधे ही लेखक ने पूछ लिया कि कितने का है, तो उसने क्या कहा, 5 रुपये का। क्या 5 रुपये में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपये में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। अब यहाँ लेखक क्या बता रहे हैं कि उनके शहर में 2 रुपये में एक मिलता है और यहाँ पे वो कितने में बेच रहा है, 5 रुपये में। तो बोल रहा है इतना महंगा, मतलब तो बोलते हैं 2 रुपया नहीं, आप 3 रुपया रख लो, लेकिन मुझे दे दो। तो वो क्या कहता है, नहीं साहब 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। वो लेखक बोल रहे हैं कि 3 रुपये में, तो बोलता है नहीं, मैं 5 रुपये से 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा। तो लेखक बोलते हैं रहने दो, और वो आगे बढ़ जाते हैं। लेखक आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा। अभी अचानक, एकाएक यानी अचानक, पैर ठिठक गए यानी चलते चलते रुक गए। वो आगे चले गए थे ना, तो अचानक ही वो रुक गए और उनके मन में विचार आया कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक़ रखते हैं, हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। अभी यहाँ लेखक बहुत अच्छी बात बता रहे हैं कि उनके मन में वो भुट्टे वाले के पास से आगे निकल जाते हैं भुट्टा खरीदे बिना। जब भुट्टे वाला कहता है कि नहीं, मैं 5 रुपये से 1 रुपया भी कम नहीं करूँगा, तो वो आगे निकलते हैं और अचानक ही रुक जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे जैसे लोग जब पहाड़ों पर घूमने आते हैं तो हज़ारों रुपए खर्च करते हैं, होटलों में रुकते हैं, होटलों में खाना खाते हैं, और उनसे तो माओ क्या बोलते हैं, भाव तोल नहीं करते। लेकिन देखो यहाँ लिखा है, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे ही खर्च करते हैं। बड़ी बड़ी दुकानों में जाते हैं और जितने का सामान होता है उतने का वो खरीद लेते हैं, लेकिन ये गरीब के 2 रुपए के लिए झिकझिक, यानी वो 5 रुपये का भुट्टा था, उसके लिए भी लेखक क्या कह रहे थे कि 3 रुपये में दे दो, 2 रुपये में दे दो। तो झिकझिक का मतलब होता है क्या बोलते हैं, मोल भाव करना, वो करते हैं। तो कितने कंगाल हैं हम, यानी हम कितने गरीब हैं। अमीरों के यहाँ जाते हैं तो पैसा खर्चा करते हैं और गरीबों के सामने उनको देने के लिए नहीं है हमारे पास। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपये में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। तो अब इतना सोचने के बाद वो क्या कहते हैं, वो भुट्टे वाले के पास उल्टे कदम यानी वापस भुट्टे वाले के पास जाता है और कितना लेते हैं, 4 भुट्टे, यानी 5 रुपये का एक, तो 4 भुट्टे का हो गया 20 रुपया। खरीद के लेखक चले जाते हैं अपनी राह यानी अपने रास्ते। मन अब सुकून का अनुभव कर रहा था। अभी जो उनका मन था
जब उन्होंने खरीदा तो उनको बहुत ही शांति लग रही थी। यहाँ पर लेखक नरेंद्र छाबड़ा जी कहते हैं कि अमीर वर्ग के लोग बड़े बड़े होटलों में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, पर गरीब दुकानदार से थोड़े से पैसों के लिए बहुत ही झिकझिक करते हैं, यानी बहुत मोल भाव करते हैं। तो हमें ऐसी सोच से बचना चाहिए। यही संदेश हमें इस लघु कथा से मिलता है। अभी हमारी दूसरी लघु कथा है सही उत्तर, तो उसका भी थोड़ा गद्य संबंधी देख लेते हैं। दूसरी लघु कथा में लेखिका ने रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। ये जो दूसरा चैप्टर है वो रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के बारे में है। यहाँ लेखिका ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। अब यहाँ पे लेखिका ने बताया है इस चैप्टर में कि सत्य का अगर हम पालन करेंगे तब भी हम अपने लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं। दूसरा है सही उत्तर, तो शुरू करते हैं। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था। तो यहाँ पे लिखा है कि अब तक वो कितने ही स्थानों यानी जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन यानी अप्लाई कर चुका था। साक्षात्कार दे चुका था यानी इंटरव्यू दे चुका था। उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। प्रमाण पत्र यानी उसके सर्टिफिकेट्स, जो उसका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है ना, वो फाइल भी उसे नौकरी दिलाने में यानी सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। क्यों? क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पा रहा था। योग्यता यानी क्वालिफिकेशन होने के बाद भी उसका चयन यानी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। हर ओर से अब वो निराश हो चुका था, यानी हर तरफ से वो निराश हो गया था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। यानी ये जो भ्रष्ट सामाजिक यानी जो सोशल हमारी व्यवस्था है उसको कोसने यानी उससे घृणा करना यानी नफरत करने के अलावा उसके वश में यानी उसके काबू में और कुछ नहीं था। यहाँ पहले पैराग्राफ में बताया गया है कि वो कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए अप्लाई कर चुका था, इंटरव्यू दे चुका था, उसके सर्टिफिकेट भी उसे सफलता नहीं दिला पा रहे थे क्योंकि हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत ये सब था। फिर भी उसके क्वालिफिकेशन होने के कारण भी उसका चयन यानी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था और वो हर तरह से निराश हो गया था। इसलिए वो सामाजिक व्यवस्था को कोस रहा था यानी घृणा कर रहा था। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है, यानी आज फिर से उसको एक इंटरव्यू देने के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता यानी अच्छा व्यवहार, शिष्टाचार यानी मैनर, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार पर बड़े विश्वास रखता आया था। यानी वो जो ईमानदार था वो तो उस पर वो तर्कपूर्ण यानी लॉजिकल, उसका इस चीज़ पर, देश प्रेम पर, अच्छे व्यवहार पर, अच्छे मैनर पर, ईमानदारी पर उसको बड़ा विश्वास था और वो उस पर विश्वास भी रखता था इतना भ्रष्टाचार होने के बावजूद। लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। क्यों? क्योंकि देश भर में हर जगह भ्रष्टाचार है, इसलिए ये ईमानदारी, नैतिकता होने के बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। आगे, साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? अभी वो इंटरव्यू के लिए बैठे हैं यानी साक्षात्कार के लिए बैठे हैं, तो वहाँ पे प्रतिनिधि मंडल का एक अधिकारी यानी वो क्या बोलते हैं, जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं ना, वो उनकी मंडल में से एक ने पूछा, यानी
5-6 लोग होंगे इंटरव्यू लेने के लिए। तो उसमें से एक जन ने पूछा, क्या पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है। अभी उससे पूछा गया कि भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है, तो अभी वो अपना राय देगा। भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। तो वो कहता है कि भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन एक प्रकार का कीड़ा है जो अनाज और लकड़ी में होता है। वो बहुत तेज़ी से अनाज और लकड़ी खाता है, तो उसको घुन कहा जाता है। तो वो तुलना कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घुन की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। यानी ये जो भ्रष्टाचार है उसने क्या कर दिया है, सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल व्यवस्था को क्या कर दिया है, चिंताजनक यानी एकदम सीरियस स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो ये देश के लिए कलंक है। कलंक है यानी धब्बा है। जो भ्रष्टाचार क्या है, वो धब्बा है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। अभी जब उसकी ये बात सुनते हैं, उसके जब विचार जो भ्रष्टाचार के बारे में बता रहा है, इससे क्या हुआ, जो इंटरव्यू ले रहे थे उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उससे उत्सुकता यानी क्यूरियोसिटी उनके अंदर आ गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। अभी जो इतना कुछ बोल रहा था तो उसके तर्क यानी जो दलील दे रहा था तो उनको रुचि यानी इंटरेस्ट आ गया। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया। अभी दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, भ्रष्टाचार का क्वेश्चन खत्म। अभी दूसरा, रिश्वत को आप क्या मानते हैं। अभी दूसरे ने पूछा कि आप रिश्वत के बारे में मतलब आपके क्या राय है। तो अभी ये देखो क्या जवाब दे रहे हैं, ये भ्रष्टाचार की बहन है। अभी बोल रहे जो रिश्वत है वो क्या है, भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों यानी जो हमारे अपने होते हैं, परिचितों यानी जो हमारे रिश्तेदार, मित्रों को उपहार देते हैं। तो जो हम अपने दोस्तों को जो उपहार यानी जो गिफ्ट देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ वैसा ही है। बोलते ये भी भ्रष्टाचार की जैसी ही है। स्वरूप यानी ऐसी, जिसका स्वभाव मतलब एक ही जैसा है, भ्रष्टाचार और रिश्वत दोनों का। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियाँ या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं। अभी वो कह रहा है कि गिफ्ट देकर हम खुशियों और कर्तव्यों का आदान प्रदान यानी लेना देना करते हैं। यानी किसी को हम गिफ्ट देते हैं तो खुशियाँ बढ़ती है, और जो हमारा कर्तव्य है मतलब हमारा फर्ज बनता है ना छोटे को कुछ देना, तो उससे आदान प्रदान बढ़ता है। इससे अधिक कुछ नहीं होता है। लेकिन जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। अभी वो कह रहा है कि गिफ्ट देने से तो खुशियाँ और कर्तव्यों का आदान प्रदान यानी वो बढ़ता है, लेकिन जो रिश्वत है ना, उससे क्या होता है, उससे होता है क्या है कि रुके हुए कार्य यानी आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो आप रिश्वत दो तो वो हो जाएगा। दबी हुई फाइलें, जो फाइलें जो दब गई हैं, अगर आप रिश्वत दो तो वो बाहर आ सकती है। टलती हुई पदोन्नति यानी पदोन्नति का मतलब होता है प्रमोशन। अगर आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो आप अगर रिश्वत दो तो हो जाएगा। रोकी गई नौकरी, ये आजकल बहुत होता है, तो ये अगर रिश्वत दिया जाए तो वो काम क्या हो जाता है, सफलता से वो हमें मिल सकता है, यानी नौकरी वो मिल सकती है। तब भी ये समाज के माथे पर कलंक है। अभी रिश्वत देने से इतने फ़ायदे हैं, रोकी हुई नौकरी मिल सकती है, दबी हुई फाइलें बाहर आ सकती है, रुका हुआ प्रमोशन हो सकता है, तब भी ये क्या है, एक कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता। इसका समर्थन यानी इसका सपोर्ट कतई यानी बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। ऐसी वो अपने राय बता रहा है रिश्वत के बारे में। कहकर वह तेज़ी से बाहर निकल गया। अभी वो इंटरव्यू दे रहा था ना, तो ये रिश्वत और भ्रष्टाचार के बारे में बता के वो बाहर निकल गया उस कमरे से। जानता था कि यहाँ भी चयन नहीं होगा। ये इसने सोच लिया था कि यहाँ पे भी मेरा सिलेक्शन नहीं होने वाला है,
ये सोच के वो बाहर निकल गया। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। अभी वो तो सोच रहा है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो अधिकारी, जो इंटरव्यू लेने वाले थे, उन्होंने गंभीरता से यानी सीरियस से विचार विमर्श यानी आपस में डिस्कशन किया और जो युवक आया था इंटरव्यू के लिए, उसके सही उत्तर यानी उसने जो भ्रष्टाचार और रिश्वत के बारे में जो भी उसने कहा वो उनको एकदम सही उत्तर लगा। उसकी दाद देते हुए यानी उस उत्तर की प्रशंसा करते हुए उसका चयन कर लिया, यानी उसका सिलेक्शन कर लिया, यानी उसको नौकरी पे रख लिया। आज वो समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। अभी उसे बात ये समझ में आ गई कि जो सत्य है वो कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं, यानी हार नहीं सकता। यानी वो इतनी ईमानदारी से रहता था, ईमानदारी, शिष्टाचार, नैतिकता, ये सब गुण उसके अंदर थे और वो उसको पालता था और उसको कहीं भी सफलता मिल नहीं रही थी, लेकिन अंत में उसको वो सफलता मिल जाती है। तो यहाँ पर नरेंद्र छाबड़ा जी इस लघु कथा के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि आज हमारे समाज में हर जगह भ्रष्टाचार और रिश्वत का बोलबाला है, परंतु अगर हम नैतिकता, सच्चाई जैसे गुणों के बल पर अगर हम काम करते हैं तो मनुष्य को सफलता जरूर मिलती है। तो ये चैप्टर्स मेरी चुनिंदा लघु कथा इसे लिया गया है, यह यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।